ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रा और खोड़ो वसतुल्लाह खान शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। हुकूमत ने शमसी तवानाई यानी कि सोलर एनर्जी पर अपनी पॉलिसी और रेट्स बदल दिए हैं। उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन एक हल्का है जो कह रहा है कि ये तो होना था, ये नागुज़ीर था। ये मामला क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के अपने दूसरे हिस्से में। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ हमारे मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल से, और वो भी हमारे दो सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, जहाँ आए दिन के हमले अब मामूल बन गए हैं। जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ 11 मार्च को, उसके बाद हमने देखा पिछले 2 दिनों में कि नोशकी में एक बम हमला हुआ जिसमें कम अज़ कम 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 लोगों की जानें चली गईं, जबकि 30 से ज़्यादा उसमें ज़ख्मी हुए। इसी तरह से अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ भी पिछले 2 दिनों के दरमियान पै दर पै हमले हुए हैं, जिसमें जानें भी गई हैं, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। अब जब भी ये हमले होते हैं, आपने पिछले हफ्ते भी सुना, हमने भी सुना, तो कहा जाता है कि जी के ये सब जो है ये अफ़गान सरज़मीन से हो रहा है, अफ़गानिस्तान में बैठे हैं दहशतगर्द, वो सरहद पार करके आते हैं, यहाँ पे ये कार्रवाइयाँ करते हैं। जाफ़र एक्सप्रेस वाले टाइम पे भी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि जी कि वो सैटेलाइट फ़ोन पर सहूलतकार जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं उनसे राब्ते में थे। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा ज़ाहिर तरदीद करती है। वो कहते हैं जी हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आप अपने घर के मामलात आप ठीक करें, वो हमें नसीहत करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने सोचा कि हमने ये तो बहुत बातें कर ली कि वाकई हमारी कोताहियाँ कहाँ हैं, मिलिट्री सोल्यूशन हो सकता है, पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन आज हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की जो बार बार बात आती है, इसमें हकीकत कितनी है, इसमें फसाना कितना है, फैक्ट्स हमें क्या बताते हैं, हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि अफ़गान सरजमीन से हमारे यहाँ हम कितना डिस्टेबलाइज होते रहे हैं। तो ज़रा पहले अच्छा, एक दिन ये जो आपने अभी बताया कि कितने हमले हुए हैं, ऐसे लग रहे थे एक दिन टीटीपी का हमला होता है, दूसरे दिन बीएलए का हमला होता है। क्या इसमें कोऑर्डिनेशन है या सिर्फ एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये एक सवाल है। जहाँ तक टीटीपी की सपोर्ट है काबुल में, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। बलोच मिलिटेंट्स और बलोच मिलिटेंसी का क्या लिंक बनता है अफगानिस्तान से, ये भी एक बहुत लंबी कहानी है। और ये शुरू होती है 70 की दहाई में। उस वक्त जनरल मोहम्मद दाऊद खान ने सिर्फ पश्तून अस्करी पसंदों को नहीं बल्कि बलोच अस्करी पसंदों को भी सराहाया था, सपोर्ट भी दी थी। और 70s में काबुल और कंदाहर में मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप्स भी बने थे फॉर बलोच मिलिटेंट्स। ये वो दौरानिया है जब इंसर्जेंसी चली थी 73 से 77 बलूचिस्तान में, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वहाँ की गवर्नमेंट को, सियासी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। अच्छा, अब अगर हम और इस बात का हवाला कई किताबों में है, कई रिपोर्ट्स में है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि देयर इज़ प्रूफ एंड देयर आर लिंक्स established writing on this। ये कुछ किताबें ये हैं। अब अगर हम थोड़ा सा 2000s में फास्ट फॉरवर्ड करके आए तो नवंबर 2007 में नवाबजादा बलाच मरी कत्ल होते हैं अफगानिस्तान में। एक फायरिंग का इंसिडेंट कहा जाता है। हम जानते हैं कि ही वॉज अ लीडर ऑफ मिलिटेंसी यहाँ पाकिस्तान में, और अफगानिस्तान में उन्होंने पनाह ली हुई थी। ठीक है, अगर हम आए दिसंबर 25, 2018 को, तो आपने असलम बलोच उर्फ अच्छू का नाम सुना होगा। मेजर बीएलए कमांडर, जो कहा जाता है कि चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर जो हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड थे। तो 2018 को क्रिसमस डे पर इनको एक सुसाइड अटैक में कंदाहर में मार दिया जाता है। इससे पहले इंटरेस्टिंगली इनफ काफ़ी रिपोर्ट्स थी कि जब ये ज़ख्मी हुए थे तो इनके इलाज और इनकी ट्रीटमेंट एक दिल्ली के अस्पताल में हुई थी, राइट, बट ही डाइड इन अफगानिस्तान। फिर हम अगर आए उसके अगले साल 2019 में, तो लगारी बुख्ती और शाह वली बुख्ती, दोनों जो बीएलए के, एक बीएलए का फाइटर था और एक बीएलए का सीनियर लीडर था, वो दोनों फायरिंग में कंदाहर में मारे जाते हैं। फिर 2021 में हम आए तो मीर अब्दुल नबी मंगलजाई, जिनका उर्फ छोटा मीर, वाज आल्सो किल्ड इन एन आर्म्ड अटैक। मुसल्लह अफराद ने उन पर हमला किया और मई 27, 2021 को वो ये अफगानिस्तान में मारे गए। अच्छा, अगर हम सिर्फ इस साल की बात करें तो आई थिंक 2 या 3 फरवरी को मुश्ताक कोही
जो कहा जाता है BLA के कमांड काउंसिल के एक अहम किरदार थे और कई ऑपरेशंस में भी उन्होंने शिरकत की थी। असलम बलोच उर्फ अच्छू के ये बहुत करीबी साथी थे, वॉज अगेन किल्ड इन काबुल। ठीक है, ये हालिया है। अच्छा, पिछले साल मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर को गिरफ्तार किया। ये एक सीनियर TTP कमांडर थे, डिफेंस शूरा ऑफ TTP के मेंबर थे, और उनका कहना है कि जो TTP के कमांडर है नूर वली महसूद, उनकी मीटिंग्स हुई हैं बशीर ज़ेब के साथ काबुल की इंडियन एम्बेसी में। ये उन्होंने जाहिर है कि यहाँ पर हिरासत में अंडर इंटेरोगेशन कहा है। अगर आप इसको रद्द भी कर दें, बाकी टाइमलाइन आपके सामने है। जी वो सर। अच्छा, ये जो है ऑब्वियसली ये आपने जमा किए हैं फैक्ट्स। बात यह है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ही क्यों और पिछले 77 साल से क्यों एक दूसरे के लोगों को पनाह दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आबादी मिक्स है, पश्तून उधर भी हैं, पश्तून इधर भी हैं। बलोचों की एक आबादी जो है वो अफ़गानिस्तान के जनूबी सूबों में भी ये तकरीबन 7% कहते हैं ऑफ टोटल पॉपुलेशन। कोई हैरत की बात इसलिए नहीं है कि जब भी मतलब हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो कोई भी मजहबी या कौम परस्त या जो अलहदगी पसंद तहरीक होती है उसकी अपने मुल्क में ज़मीन तंग हो जाती है। जब तंग हो जाती है तो फिर वो पनाहें और इत्तेहादी ढूंढते हैं, और जो ममालिक इंटरेस्टेड होते हैं उस पर्टिकुलर सूरत हाल में वो फिर कहते हैं कि ठीक है, हम आपके साथ हैं। और जाहिर है कि फिर एक शतरंज शुरू हो जाती है जिसमें हर मुल्क अपने अपने मुफाद के हिसाब से मोहरे पीटता भी है, मोहरे इंट्रोड्यूस भी कराता है। तो यही कहानी मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की है। पख्तूनिस्तान हमारी पैदाइश से पहले का है, 1947 से दोनों ममालिक के दरमियान एक बैड ब्लड है, ड्यूरेंट लाइन है, उसमें पता नहीं क्या क्या है। तो पख्तूनिस्तान की पूरी तहरीक जो है और रेडियो पख्तूनिस्तान वगैरह वो ज़ाहिर शाह के पूरे दौर में काबुल से होता रहा। फिर यहाँ जो भी हुकूमत मुखालिफ थे, खुसूसन अयूब ख़ान के ज़माने में, उन सब को लेबल कर दिया जाता था ये पख्तून अलहद की पसंद है। इवन जो अजमल खटक है उनको भी और दूसरे लोग जो हैं उनको भी कहा गया कि ये जो है पाकिस्तान दुश्मन है, अलहद की पसंद है। बिलाखिर अजमल खटक जो है उन्हें पनाह मिली काबुल में। फिर 1973 की बलोच तहरीक जो है उसका मज़ाहमती तहरीक, उसका आप जिक्र कर चुके हैं। सरदार नवाब खैर बख्श मरी और उनके साथी जो हैं वो ज़ाहिर सरहद पार गए पनाह के लिए। फिर उन्हें ज़िया-उल हक़ जो हैं वो वापस लाए वादे वईद करने के बाद। ईरानी मदद अगर ना होती शाह ईरान की तो बड़ा मुश्किल था कि उस बलोच मूवमेंट को पाकिस्तान अपने तौर पे क्रश कर चुका होता, इसलिए कि 71 की वजह से, डिबेकल की वजह से पाकिस्तान दिफाई एतबार से कमज़ोर था उस वक्त। अच्छा, फिर आता है भुट्टो साहब का दौर। तो भुट्टो साहब के दौर में वो सरदार दाऊद के साथ सीरियसली कहते हैं यार ड्यूरेंट लाइन का कुछ कर लें, और ये पख्तूनिस्तान वगैरह क्या हो गया ना, बहुत हो गया। तो वो फिर एक शुरू हो जाता है, आंख मचोली शुरू हो जाती है। तो भुट्टो जो है बैलेंस को थोड़ा बेहतर करने के लिए जो एक काबुल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एक नौजवान गुलबदीन हिकमत यार उसको बुलाते हैं और भी नौजवानों को बुलाते हैं कि यार ज़रा तुम टाइट रखो दाऊद रजीम को। उसके बाद जाहिर है कि वहाँ सुर्ख इनकलाब, कम्युनिस्ट इनकलाब आ जाता है। ज़िया-उल हक़ का यहाँ दौर शुरू हो जाता है। ज़िया-उल हक़ का दौर है तो सबसे बड़ी दुश्मन है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी का मतलब है अल-ज़ुल्फ़िकार। तो जो नई हुकूमत होती है उसके साथ जाहिर है कि इनका नहीं बैठता सिलसिला, इसलिए कि वो कम्युनिस्ट हुकूमत है। तो वो अल-ज़ुल्फ़िकार का हेडक्वार्टर बन जाता है काबुल, और फिर पूरा पाकिस्तान का फोकस जो है वो हो जाता है कि ये हमारे दुश्मन है। इस दौरान जो है सऊदी अरब और अमेरिका आ जाते हैं, और फिर मुजाहिदीन आना शुरू होते हैं। फिर 7 तंजीमों का हेडक्वार्टर पेशावर और कोयटा में शुरू हो जाता है। डॉलर आने शुरू हो जाते हैं, और फिर फ्री वर्ल्ड के लिए एक जहाद शुरू हो जाता है। ये सब हम सब जानते हैं। खान उस ज़माने में ही वॉज द लोन वॉइस। वो कह रहा था यार जो आज तुम कर रहे हो कल पलट के तुम पे आएगा, और उनकी कई वीडियोस सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल फास्ट फॉरवर्ड मुजाहिदीन की हुकूमत आती है, नजीबुल्लाह की हुकूमत जाती है, लेकिन वो नहीं संभाल पाते। तो पाकिस्तान को चिंता होती है कि अब क्या करें। तो फिर तालिबान अचानक से ज़हूर में आते हैं। कोई मुल्ला उमर हैं कंधार के, उनकी एक मूवमेंट है और वो तेज़ी से पेशकदमी कर रही है। बाद में पता चला कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी तो वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर ने कहा फ़िक्र की कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे हैं, कोई मसला नहीं है। तो वो काबुल में एक वॉक ओवर उन्हें मिलता है।
अच्छा, इस दौरान होता ये है कि वॉकओवर मिल जाता है, लेकिन फिर वहाँ एक नया पंगा शुरू हो जाता है। पता ये चलता है CIA की रिपोर्टों के अंदर कि अलकायदा वाले जो हैं, उसामा बिन लादेन वगैरह, जो सूडान से उठ के वहाँ चले गए हैं। फिर ये है कि कश्मीर की जो अलहदगी पसंद तहरीक है वो उरूज पे है, तो पता चलता है कि कश्मीरी अलहदगी पसंद ग्रुप जो हैं उनकी ट्रेनिंग भी कुछ कैंप हो रहे हैं। लश्कर जंगवी के बारे में फिर पता चलता है कि उसको भी वहाँ पनाह मिली हुई है। फिर ETM, फिर IMV उज़्बेकिस्तान की, उसका भी पता चलता है। तो एक तरह से वो एक अल्फ़ाबेट सूप बन जाता है। अफ़गानिस्तान तो ज़ाहिर है कि एक ना सिर्फ रीजनल बल्कि इंटरनेशनल थ्रेट के तौर पे उसे पोर्ट्रे किया जाता है। फिर करना खुदा का ये होता है, मुशर्रफ आता है, 9/11 हो जाता है। 9/11 के बाद यू टर्न है, और फिर आपको पता है कि तालिबान बरतरफ, हामिद करज़ई की हुकूमत, और उसके बाद अशरफ गनी की हुकूमत, और इधर जो हैं अफ़गान तालिबान जो हैं वो आते हैं। वो कहाँ जाएंगे? यहाँ आते हैं। फिर हम सुनते हैं कोयटा शूरा, फिर हम सुनते हैं कि सरहद पार जो हैं हमले हैं। वो ये कहते हैं कि आप पुष्ट पनाही कर रहे हैं, ये कहते हैं कि जी आप जो हैं वो रॉ की मदद से हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर लाल मस्जिद हो जाती है, TTP हो जाती है, उस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत आ जाती है, तो उनके साथ भी रॉ का एक गठजोड़ जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बताती है कि है। और अब TTP को अफ़गान जो हुकूमत है वो पनाह दे रही है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब होता है, मज़ीद जो हैं वो भाग जाते हैं। फिर 15 अगस्त 2021 का दिन आता है, काबुल में तालिबान जो हैं दूसरी दफ़ा दाखिल हो जाते हैं। हमारे प्यारे जनरल फैज़ हमीद जो हैं 2-3 दिन बाद जाते हैं। वो चाय का कप उठाते हुए कहते हैं एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ये हमारे ही बच्चे हैं। एक मुझे नसीरुल्लाह बाबर उस दिन याद आया कि यार उन्होंने भी कहा था कि हमारे बच्चे हैं। तो ये जो हमारे बच्चे थे फिर कुछ ही महीने बाद फिर पलट जाते हैं। फिर वही जो अशरफ गनी और कारज़ाई पे था कि ये भारत की मदद से हमें डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, वो ब्लेम शिफ्ट हो जाता है। हमारे जो कल तक चहीते थे तालिबान, उनकी नई इंतजामिया के पे अब उनका गठजोड़ शुरू हो गया है। वो बलोच अलहदगी पसंदों को पनाह दे रहे हैं, वो TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं। तो ये जो है ये सिलसिला मैं तो पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुआ हो, संभालने से पहले देख रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग उससे पहले से देख रहे हैं। तो यही है कि जिसका जहाँ जिस वक्त शतरंज में आपकी अल्लाह मियां अगर 200 साल की ज़िंदगी भी करे ना सेहत के साथ, तो 200 साल के बाद भी आप यही बात करें। अच्छा, तो लुब्बे लुबाब ये हुआ कि तारीख़ और फैक्ट्स हमें ये बताते हैं कि एक लंबा अरसा हम उन्हें डिस्टेबलाइज करते रहे, वो हमें डिस्टेबलाइज करते रहे। नुकसान जो है दोनों मुल्कों का होता रहा, ये खेल चलता रहा, तारीख अपने आप को दोहराती रही। आज हम कहाँ खड़े हैं? एक ब्रेक लेंगे, खड़े होंगे, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। हमारे साथ इफ्तिखार फिरदौस होंगे, उनसे पूछेंगे कि आज हम कहाँ खड़े हैं, इस गुत्थी को कैसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान में 2 सूबों में जो इस वक्त दहशत गर्दी है उसमें इंटरनल मुहर्रिकात से इनकार नहीं, लेकिन जो एक्सटर्नल एलिमेंट है, जो हमारा नेबर है अफ़गानिस्तान, वहाँ से क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस क्या है, पस मंज़र अभी आपने सुन लिया वसत से ज़रार से। इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ हैं, फाउंडिंग एडिटर हैं खुरासान डायरी के और इस पर नज़र रखते हैं इन पूरे मामला पे। इफ्तिखार, अगर हम बिल्कुल अब प्रेजेंट में आ जाएं, आजकल के जो हालात हैं, जो डायनामिक्स हैं, TTP के बारे में हम सुनते रहते हैं कि वहाँ पे उनके सेफ हेवन्स हैं। ज़रा बलोच इंसर्जेंसी के हवाले से बताएं कि अफ़गानिस्तान में अगर वो हैं तो कौन हैं उनके लीडर्स और किन इलाकों में उनको सेफ हेवन्स मौजूद हैं। जी, इफ यू गो बाय स्टैटिस्टिक्स तो पाकिस्तानी स्टेट ने एक माइक्रो सेंसस जो है वो कंडक्ट किया अफगानिस्तान के अंदर, जब वो काउंटर टेररिज्म स्फीयर जो है वो चेक करते हैं, एंड दे बिलीव के तकरीबन 71,000 इनकी तादाद है। नॉट नेसेसरीली कि सब के सब जो है वो मिलिटेंसी और कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन तादाद जो है वो काफ़ी बड़ी जो है वो बताई जाती है। अफगान हुक्काम से बात हुई और काफ़ी डिटेल में बात हुई, उनके स्पोक्स पर्सन से बात हुई, उनके जो एम्बेसी के स्टाफ हैं यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं उनसे भी बात हुई। लुबे लुबाब जो है, जो पाकिस्तान का इल्ज़ाम है, एक तो ये समझ में आता है कि TTP के अफगान तालिबान के साथ जो है वो लिंकेजेस हैं, एंड ऑब्वियसली वो उनको एक अलग तरीके से भी देखते हैं। वो लिंकेज रिलीजियस भी हैं, वो जिहादिस्ट भी हैं और वो ट्राइबल भी हैं। लेकिन ये जो बलोच पार्ट की जो बात आई है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि अब तो ये भी जो है आपके ऊपर इल्ज़ाम जो है वो आ रहा है कि
और ये ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल है स्टेट के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो तो उसके लिए फिर भी कोई बहाना बना लिया जाता है कि चलें उनके साथ उनके अलग किस्म के रवाबित हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल बाय डिज़ाइन जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जा रहा है। तो एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल ने जो है वो अफगानिस्तान में जो है मुझे इस बात की तस्दीक की कि जो उनका निमरोज के साथ जो एक स्वाथ ऑफ लैंड है, यानी एक बहुत बड़ा इलाका है, और वो जाके लगता है आगे सिस्तान व बलूचिस्तान ईरान के साथ, उसके दरमियान में जो मूवमेंट होती है वो उनके लिए जो है वो मुश्किल है कंट्रोल करना, और इसमें स्टेट पैटर्नेज जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। उनका दावा यह है, बल्कि ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे इकट्ठे हुए और बकौले उनके कि ये हम इनको नहीं लेकर आए, चाहे टीटीपी हो या वो चाहे बलोच हो, ये विरासत में जो है वो मिली हुई है। और उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा दिया कि अगर पाकिस्तान के पास कोई एक्टिव इंटेलिजेंस है इन हवाले से तो वो बाकायदा टेबल पर लेकर आए और हम उनके खिलाफ जो है वो एक्शन जो है वो करेंगे। लेकिन चूंकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात इस लेवल तक जो है वो डिप्लोमेटिकली जो है वो खराब है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई चैनल बाकी बचा है जिसके जरिए इस किस्म की बातचीत जो है वो हो। हाँ, जो उनके कंसर्न्स हैं वो दो चीज़ों से रिलेटेड हैं। एक जो बॉर्डर इकोनॉमी है, एंड ऑब्वियसली उनको ईरान से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो करना पड़ता है, और जो बायलैटरल ट्रेड है, और दूसरा रेफ्यूजीज की जो क्राइसिस की सिचुएशन है, और अब 31 मार्च की डेडलाइन दी हुई है, उनको प्रॉब्लम्स इन दो चीज़ों से ज़रूर है। लेकिन जहाँ तक दहशतगर्द तंजीमों की आप बात कर रहे हैं तो जो निमरोज तो बहुत दूर है। अगर आप फैक्चुअली जाकर देखें, जो जरार साहब ने मोस्ट रिसेंट जो है वो बात की, तो ये तकरीबन 16 फरवरी को कोही को जो है काबुल के अंदर जो है वो असैसिनेट जो है वो किया गया था, और काबुल इज लाइक एज सेंट्रल एज इट कैन बी। तो जिस तरह आपके मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियां और सिक्योरिटी की डायनामिक्स जो है वो कैपिटल के अंदर ज्यादा हैं, तो ये तो अकल भी मानने को तैयार नहीं है कि किसी को पता नहीं था कि ही वाज इन काबुल। तो ये सस्पेशन जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान को है। उनको सस्पेशन जो है वो बलूचिस्तान के हवाले से ये है कि जो ISKP के ऊपर वो ब्लेम लगाते हैं कि दाइश की वहाँ पर जो है वो पनाहगाहें हैं जो हमें जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है वो टारगेट कर रही है, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो डिनाई करता है। लेकिन जो करंट सिचुएशन की अगर आप बात करें और जिस तरह ट्रेंड्स जो है वो बन के आ रही हैं, अगर आप सिर्फ बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं तो हमने देखा, और मैं बहुत क्विकली इसको जो है वो, मुझे पता है कि टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, लेकिन हमने अगस्त 26, 2024 में एक ट्रेंड देखा जिसमें जो बलोच जो सेपरेटिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, वो उनका जो पैटर्न ऑफ जो ट्रेंड था, उन्होंने इलाकों के और एरियाज के ऊपर जो है वो कब्जा करना शुरू कर दिया, जो गोरिल्ला वॉरफेयर से बिल्कुल डिफरेंट है। और फिर हमने देखा कि बाय दिसंबर तक जो है वो जब बात गई तो उन्होंने ऑलमोस्ट 2-3 गांव जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो कब्जा करना जो है वो शुरू कर दिए, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जब आते थे तो उनको एम्बुश करे। बाय एंड ऑफ दिसंबर और फरवरी के दरमियान में जो ट्रेंड नोटिस होता है वो सिर्फ इलाकों के हवाले से नहीं है, बल्कि वो शाहराहें हैं जिनके ऊपर ट्रेड और इकोनॉमिक आर्टरीज और इस मुल्क के दो बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें रेकोडेक और गवादर पोर्ट आता है, उन शाहराहों पर जो है उन्होंने ब्लॉकेजेस लगाकर ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया बल्कि जो सिविल गवर्नमेंट के एहलकार हैं उनको किडनैप भी किया और टारगेट भी किया। तो अच्छा इफ्तिखार, सॉरी ये हम इसका अहाता करते रहे, और आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि इस तरह से ये इंसर्जेंसी लीथल होती जा रही है। मेरे जहन में एक सवाल आया उस दिन जब मैंने हमारे फौजी तर्जुमान का बयान सुना कि ये जाफर एक्सप्रेस वाले दहशतगर्द जो हैं ये अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे थे, सेटेलाइट फ़ोन के ज़रिए राब्ते में थे। आप चूँकि सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के मामला को देखते हैं, क्या हमें ये पता नहीं है चल सकता कि वो कहाँ पे बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में, और क्या हमारे में कैपेसिटी नहीं है कि हम उनको वहीं पे स्ट्राइक करें? अगर काबुल कुछ नहीं कर सकता, कंधार कुछ नहीं कर सकता, हम खुद नहीं एक्ट कर सकते इस पर? देखिए, दो चीज़ें तो दोनों बयानों में मुमासलत रखती हैं। हमारा तो ऑफिशियल फौजी तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान से हैं, और जो इंटेलिजेंस फराहम की गई उसमें भी निमरोज का ही जो है नाम आता है, और अफगान जो हुकाम है वो भी निमरोज का नाम ही जो लेते हैं। बल्कि जो रिसेंटली दाइश के खिलाफ जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसमें भी निमरोज के एरिया का नाम ही जो है वो लिया जाता है। रही बात जो है एयर स्ट्राइक्स करने की या ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप करने की कि अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन हो, शाहजेब उसमें एक पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अफगान तालिबान की गवर्नमेंट इट्स नॉट अ रिकग्नाइज्ड एंटिटी। ऑब्वियसली उनके ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर्स उस तरह के काम नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान इज लाइक सिग्नेटरी टू हंड्रेड्स ऑफ यूनिलैटरल एग्रीमेंट्स, और अगर ऐसी स्ट्राइक्स होती भी हैं उसको इंटरनेशनली क्लेम करना
जो है वो बहुत मुश्किल जो है बन जाता है। दैट्स व्हाई यू रेयरली सी कि कोई स्टेटमेंट आती है अगर अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो स्ट्राइक भी होती है, उसको ऑफिशियली जो है एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता। अफगानिस्तान के रिएक्शन से या फिर सोर्सेज से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आती है, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल लैकुनाएं मौजूद है। मेरे ख्याल में जो इस टाइम पर पाकिस्तान को अपर एज जो है वो हासिल है, दैट इज बेस्ड ऑन जो जाफर एक्सप्रेस के बाद एक उनको लूप होल मिला है डिप्लोमेटिकली भी, क्योंकि यूएनएससी ने उसको कंडेम किया है और ऑलमोस्ट 11 ममालिक हु आर पावर ब्रोकर्स इन अफगानिस्तान, उन्होंने भी उसको कंडेम किया है। मेरे ख्याल में इस प्लेटफॉर्म को जो है आगे जाकर अगर एक्सप्लॉइट किया जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी डायनामिक्स तो आपके अपने मुल्क से रिलेटेड हैं, और ऑब्वियसली उसमें जो हम डायरेक्ट इंटरफियरेंस देख रहे हैं वो एक पॉलिटिकल रेलम की है, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन करते भी हैं तो उसको पॉलिटिकल बैकअप उस तरह की नहीं मिल रही। आई होप कि कल जो कॉन्फ्रेंस हो रही है और सारे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जमातें हैं उनको इकट्ठे कर कर जब इस पे बात होगी तो कोई कंसेंसस डेवलप होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये जो पॉलिटिकल इसका पार्ट है वो जाकर डायरेक्टली जो है आपके नेशनल सिक्योरिटी के डायनामिक्स को जो है वो ऑल्टर कर रहा है। जो उसका एक्सटर्नल पैराडिम है, मैं आखिरी बात जो है वो करूंगा, सिर्फ अफगानिस्तान से रिलेटेड नहीं है, वो ऑब्वियसली ईरान में भी है, और उसका एक बहुत बड़ा चेंजिंग डायनामिक, ये एस्केलेशन ऑफ वायलेंस क्यों है, उसका ताना बाना जाकर जो है वो सीरियन वॉर के एक्सटेंशन से भी है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ टेरर। इफ्तिखार, आपका बहुत बहुत बैलेंस ऑफ टेरर। तो जिस तरह इफ्तिखार ने ये अभी आखिर में जो बात की कि कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, और हमारे यहाँ जब हम बार बार बात करते हैं पॉलिटिकल कंसेंसस की, जो ये भी बात कर रहे थे, तो उसमें अब कल देखना होगा कि सब लोग बैठते हैं या कोई वहाँ से मिसिंग भी है। और ये भी देखना होगा कि बलूचिस्तान से कौन कौन बैठ रहा है उसमें। जी, तो कल हम इस पे नज़र रखेंगे, इसकी बात करेंगे। अभी यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और वापस आएंगे तो बात करेंगे शमसी तवानाई की, बिजली के बढ़ते हुए बिलों की। पाकिस्तान में एनर्जी कॉस्ट जो है वो रीजन में सबसे ज़्यादा है, ये बात हम जानते हैं। रोज़ हम जब हर महीने बिल भरते हैं तो हमारी चीखें निकलती हैं, चाहे आप घरेलू सारिफ हों या इंडस्ट्री से वाबस्ता हों। फिर हम सुनते हैं गवर्नमेंट से कि जी के सोलर का फ़रोग होगा, बिजली सस्ती होगी। प्राइम मिनिस्टर ऐलान करते हैं कि जी सरकारी इमारत पे भी हम सोलर पैनल लगाएंगे, आप सोलर पैनल लें। लेकिन जब लोग उस तरफ जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट कहती है ओह ये तो बहुत तेजी से आप लोग उस तरफ जा रहे हैं, आपको अब रोकना पड़ेगा कि आप जो है सब लोग जो है वो सोलर ना लगाएं। सीएनजी के साथ भी यही किया था, हमने कहा था सोलर लगाओ लेकिन इतना नहीं, इतना तेजी से ना जाओ। सीएनजी प्रोजेक्ट के साथ भी यही हुआ था। हम ये बार बार ये करते हैं। वो महदूद था, सूरज तो फ्री है ना। अब हमें ये समझ नहीं आता कि हुकूमत चाहती क्या है। वो चाहती है कि हम सोलर लगाएं, वो या वो चाहती है कि हम ना लगाएं। वो दोनों चाहती है, दोनों चीजें चाहती है। लगाए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हुआ कुछ यूं कि कई लोग जो है वो महंगे बिलों से तंग आकर उन्होंने जो अफोर्ड कर सकता था, ज़रार साहब उनमें शामिल हैं, उन्होंने अपने घर पे सोलर लगा दिया। उस ज़माने में जिस ज़माने में आपने लगाया तो वो बहुत महंगा था, है ना, आज की प्राइस से शायद डबल था या ज़्यादा था, महंगा लगाया। उस वक्त गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया कि जी जो आप इजाफी बिजली होगी हमें दीजिएगा, हम अच्छे दामों आपसे ले लेंगे। और दबा के बेची, आपने दबा के बेची, आपने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा कि जी ये बहुत ज़्यादा लोगों ने सोलर लगा ली है और इसलिए अब हम जो वापस ख़रीदेंगे आपसे बिजली उसका रेट हम कम कर रहे हैं। तो अगर ज़रार साहब के लिए वो रेट जो है वो 27 रुपये फ़ी यूनिट है। अगर मैं कल सोचता हूँ लगाता हूँ या वसा साहब लगाते हैं तो हमें वो 10 रुपये में आपसे खरीदेंगे और 60 रुपए में आपको बेचेंगे। अच्छा, इसमें मैं एक छोटा सा इजाफा कर दूं, ये है अगर आपको एक्चुअली लाइसेंस मिले, क्योंकि पिछले जो 2 सालों में ना ये लाइसेंसेज और स्मार्ट मीटर्स और ये वाला ना इन लोगों ने उसको भी थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया था ताकि पेस ऑफ सोलराइजेशन कम हो। नहीं हुई। और अगर तुम इंटरनेशनल मीडिया को देखो तो वो तो दंग है कि यार इतनी तेजी से सोलराइजेशन हमने दुनिया के किसी मुल्क में नहीं देखी। वैसे भारत में भी हो रही है, अफ्रीका में हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते नहीं हैं तो मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। तो अब जब से ये ऐलान किया है गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे हलकों से तनकीद आई, लोगों ने कहा जी ये क्या, अब मैं क्या बोलूँ, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। और उन्होंने कहा कि जी व्हाट द हेल, ठीक है ना। तो लेकिन गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट का कहना है कि जी के जब तेजी से बहुत सारे लोग गए सोलर की तरफ तो ग्रिड से डिमांड कम हुई,
लेकिन गवर्नमेंट को जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको कैपेसिटी पेमेंट्स वैसे भी देनी है। वो लोग जो है वो उन सार्फिन पर शिफ्ट हुआ जिनके पास सोलर नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनके बिजली के बिलों में इजाफा होता गया। इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि ये नागुज़ीर था, हमें ये करना था। मेरे लिहाज से सोलराइजेशन पोलराइजेशन को बढ़ा रही है। ओए क्या बात, ठीक है, क्या शायराना बात की है। अच्छा, तो अब इसका बेसिकली जैसे हमने पहले कहा, इम्पैक्ट जो है वो नए सार्फिन पे आएगा, पुराने सार्फिन जो हैं वो अपनी फिलहाल खुशियां मनाते रहे। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम में सुलेमान रहमान, जो कि खुद रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं, सोलर पैनल्स के हवाले से, सोलर बैटरीज के हवाले से काफ़ी कुछ जानते भी हैं। सुलेमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका व्यू पहले लेना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर के ओपिनियन डिवाइडेड है, आप इस पूरे मामले को अब कैसे देख रहे हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब। देखिए शाहज़ेब, बात यह है कि क्या एक पॉलिसी चेंज ड्यू था? बिल्कुल ड्यू था, ठीक है। एक चीज मैं जरूर करेक्ट करूंगा, जो आपने स्टार्ट में बताई थी, जो पुरानी रिजीम है उसमें जो यूनिट्स हैं उसका फायदा सिर्फ 27 रुपए नहीं है। ड्यूरिंग बेसिकली ये क्वार्टरली चलता है, 3 महीने के अंदर हर सार्फिन का पहले ये नेट ऑफ होता है, तो उसका बेनिफिट ये 50 से 45 से 60 रुपए तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग आप टैक्सेशन को कैसे ले। और जो एक्सेस यूनिट 3 महीने बाद रह जाते हैं उनका 27 रुपए हो जाता है। Okay. तो इसमें टू बी ऑनेस्ट एक बड़ा कहते हैं ना, एक मुख्तलिफ सा नजरिया आया हुआ है कि गवर्नमेंट बताने के लिए कि उनका नुकसान कितना हो रहा है, वो ले लेती है 40 रुपए 50 रुपए का यूनिट, जो कंज्यूमर्स है वो कहते हैं 27 पे है। तो बात यह है कि इम्पैक्ट बीच में कहीं इसका पहले आया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होएगा, जिस तरह आपने करेक्टली बोला कि वो जाएंगे नेट मीटरिंग से ग्रोस मीटरिंग पे, क्या जितना आप बेचेंगे वो 10 रुपए पे आपकी बिकेगी, और ये आपके नए कंज्यूमर्स के लिए होएगा, ठीक है, कोई हर्ज नहीं। देखिए, बात यह है, जब ये पॉलिसी आई थी उस टाइम सोलर आपकी बिजली ग्रिड सस्ती थी 2015 में, और आपका सोलर का यूनिट महंगा था। गवर्नमेंट ने आप नेट मीटरिंग भी दी उस टाइम, अगर आपको याद होएगा स्टेट बैंक ने भी पॉलिसी दी इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज फाइनेंसिंग पे, तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट तो किया है सोलराइजेशन को लेते हुए, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। तो ये कहना कि नहीं किया है ये गलत भी होएगा, क्योंकि काफी तनकीद हो रही है, रिएक्शन आ रहा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती और वगैरह। दूसरी तरफ जो मेन जो इशू आ रहा है, जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि जो नैरेटिव जो बनाया गया है कि इन कंज्यूमर्स की वजह से सारे मसले मसाइल हैं हमारे ग्रिड के बिजली के, ये भी गलत है। देखें, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज आपकी डिमांड तो चली गई है, वो वापस नहीं आने वाली। ये पिछले शो पे भी जब हमने लास्ट टाइम में आया था हमने यही बात की थी कि वो चली गई है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। नेट मीटरिंग का बेनिफिट बिल्कुल गया और उसको रिवाइज होना था। अच्छा, अब इससे हो क्या रहा? सबसे पहले तो देखिए, जो चीज होनी चाहिए थी ना, कि थोड़ा नैरेटिव बेहतर होता। एक तो गवर्नमेंट शुड हैव आल्सो रिकॉग्नाइज कि देखिए लोगों ने अपने पैसों से सोलराइज किया, गवर्नमेंट को इंपोर्ट बिल का फायदा हुआ, ग्रिड की एक्सपेंशन की कॉस्ट आपकी बची, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट को बहुत मिला है इन कंज्यूमर्स की वजह से, जिन्होंने अपने पैसे लगाए, वर्सेस आईपीपी जहां गवर्नमेंट की गारंटी जाती है, फॉरेन एक्सचेंज से वो लिंक्ड होता है, तो ये फायदा हुआ। लेकिन हम सार्फिन को भी नोटिस करनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने भी उनको फाइनेंशियल बेनिफिट दिया। सोलर दुनिया भर में आप 3-4 साल का पे बैक होता था, पाकिस्तान में तो 1-1 साल में पे बैक होने शुरू हो गए। तो ठीक है, एक आपकी हुई, दुनिया में चेंजेस आए, आपकी बिजली महंगी होती गई और सोलर आपका सस्ता हुआ, ऑब्वियसली आपकी चाइना की ओवर सप्लाई की वजह से। लेकिन जिस तरह आपने कहा, जरार साहब ने भी तो डबल प्राइस में लगाया था, आज वो सस्ता हो गया। देखिए, आपके पैनल आधी प्राइस से भी कम 30% पे आ गए, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया उस पर, जबकि अफोर्ड भी कर सकते हैं टैक्स ऑन द सिस्टम्स, क्योंकि फिर भी आपकी कॉस्ट कम होती। तो देखिए, मेरा पॉलिसी के उससे कोई नहीं है, बिल्कुल रिवाइज होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो नैरेटिव आता है ना कि जिन्होंने सोलर लगाया उनकी वजह से मसाइल हैं सारे, ये तनकीद देखें गवर्नमेंट की तरफ से भी, मतलब ज़रार की वजह से कोई मतलब मसला मुझे नहीं आप विलन क्यों बना रहे हैं यार? मैंने आपकी ग्रिड को तबाह नहीं किया, ना ही मैंने सर्कुलर डेट को जन्म दिया है। मैं मतलब आई एम इनोसेंट यार, मैं अपना काम कर रहा हूँ अपने पैसों से। सुलेमान साहब, एक सवाल है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन एक सवाल है, और ये मेरे से ये मतलब पर यूनिट ये चीजें मेरे से कैलकुलेट नहीं होती, तो एक मोटा हिसाब है कि अब अगर जाहिर है कि जो नए जो कनेक्शंस बनेंगे, या फर्ज करें कल लगाता है, राइट, तो इसको कम बेनिफिट मिलेगा। क्या इस एक तरह से इनडायरेक्टली ये भी एफ्लुएंट कंज्यूमर्स को नहीं सपोर्ट करेगा? मैं एक्सप्लेन करता हूं मेरी जो इसमें थीसिस है कि अगर आज मैं फर्ज करो 20 लाख का सिस्टम लगा रहा हूं, फर्ज करो, हाँ 20 kV का, ठीक है,
अब मैं कहूंगा कि यार इसके साथ फिर मैं नेट मीटरिंग ना करूं, लाइक डायरेक्ट ऑफ ग्रिड को मैं ना दूं, मैं बैटरी में स्टोर कर लूं, आप ऑफ ग्रिड हो जाए। हाँ, और अब तो वो स्मार्ट बैटरीज भी आती हैं कि जी जब पीक आवर्स है तो मैं अपनी सप्लाई पर आ जाऊंगा। अच्छा, ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसे हैं, क्योंकि बैटरी सिस्टम भी आपको पता है, ये मतलब वो ड्यूरासेल या AAA वाली बैटरी की बात नहीं हो रही ना यहाँ पे, इट्स अ प्रॉपर हेवी सिस्टम, लाखों का पैनल सस्ते हो गए तो बैटरी, लेकिन डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो वो गया, चीज बराबर हो गई। सुलेमान, आपका काम भी शायद बैटरीज में है, इज दिस देन इज दैट द वे? बिकॉज़ 5 kV वाला तो नहीं कर सकेगा ना। बिल्कुल, देखिए एक चीज मैं बोलूंगा ना, जब रूफटॉप सोलर आता है ना, वो इनिशियली जो पॉलिसी रूफटॉप की होती है ना, वो बेनिफिट उन्हीं को करती है जिनके पास छतें हैं, ठीक है? जिन लोगों के पास नहीं है, जो अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, उनके लिए पॉलिसीज होती है कि आप पावर व्हील कर सके, आप डायरेक्ट बायर से ले करें, तो उनके लिए तो पॉलिसी कभी बनी नहीं, इसलिए उनको फायदा नहीं गया। अच्छा, दूसरी बात मैं जरूर बोलूंगा, और मजे की बात है, रिमेंबर लास्ट शो में जार साहब ने बिल्कुल एंड पे कहा था कि सुलेमान अब ये नैरेटिव आने वाला है कि जिन्होंने सोलर लगाए उनके वजह से गरीब तबके को नुकसान हो रहा है, जो लोग कंज्यूमर, बोला था मैंने सर, याद है आपको? बिल्कुल मुझे याद है ये, बिल्कुल। देखिए एक चीज मैं करूंगा, मैं हमेशा कहता हूँ आप एक पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है? रेजिडेंशियल सोलर बिल्कुल है, देखिए नेट मीटिंग से ज्यादा तो उन्होंने सोलर लगाया जो नेट मीटिंग नहीं करे, लेकिन हुआ क्या इसकी वजह से? इसकी वजह से आपका पूरा इकोसिस्टम बना, आपके सोलर पैनल्स नेट मीटिंग कस्टमर्स एक है, उनकी वजह से यही पैनल जो एक्स्ट्रा सप्लाई है, आपके इलेक्ट्रिशियंस बने, टेक्नीशियंस बने, और जो आपकी पूरा सप्लाई चेन पाकिस्तान के अंदर बना है, वो पैनल्स आपको गांव में भी मिलते हैं। आप रूरल एरियाज में भी जाएं, पहले वो लोग नहीं लगाते थे कि वहां पे कोई इशू आ जाए, वो उसको रिप्लेस कैसे करेंगे, महंगा बहुत था। तो जब एक बड़ी बाइंग होनी शुरू हुई सोलर पैनल्स की वजह से, भले नेट मीटिंग वाज अ पार्ट ऑफ इट, नेट मीटिंग सिर्फ ऑन इट्स ओन वाज नॉट द ड्राइवर, उसकी वजह से इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट बिल्कुल गया है आपके लोअर तबके को। आप जाए गांव में, लोगों ने छोटे छोटे कूलर्स लगाए हुए, साथ में एक डीसी पैनल लगाया हुआ है। मैं गया, आई थिंक मैं साखरों में गया था, वहां एक छोटी सी दुकान थी, और आप नॉर्मल कस्टमर का सोचे जो रूरल एरिया में ग्रिड उसको सर्व करती नहीं है, बिलिंग उनकी हो जाती है अज्यूम बेसिस पे, कोई मसला उस कस्टमर को आता है, उसको पूरा दिन ऑफ करके हैदराबाद जाना पड़ता है रिजॉल्व करने के लिए इशू, तो उनके लिए उनको भी बेनिफिट मिला है। तो नेट मीटिंग भले डायरेक्ट दिस पॉलिसी वाज फॉर ओनली पीपल जो हाउस ओनर्स थे, जो नॉर्मली होती है, लेकिन ये कहना कि उससे बाकियों को बेनिफिट नहीं मिला, ये गलत है, ठीक है? एक और दूसरी बात मैं बोलूंगा ये जी सर, एक और चीज मैं इजाफा करना चाह रहा हूँ कि जो हमेशा जब बात होती है ना कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फरोग दें, क्योंकि इसके साथ कोई 40 और इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। अब एक बाकायदा इंडस्ट्री बनी हुई है जिसका काम है सिर्फ आपके सोलर पैनल्स को क्लीन करना। तो यू कैन सी ना, सर्विस, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें इसके साथ साथ इसके पाए में आ रही हैं। जी सुलेमान साहब। बिल्कुल, देखिए एक टाइम पे जब पैनल महंगा होता था ना, वो आपके सिस्टम की 80% कॉस्ट होती थी। आज पैनल सस्ता होने से वो सिर्फ 20-30% कॉस्ट है। बाकी जो 70% कॉस्ट जो है वो आपकी लोकल केबल्स हैं, आपके लोकल स्ट्रक्चर्स हैं, आपके लोकल इंस्टॉलर्स हैं, आपकी लोकल लेबर है। तो इससे तो पूरी कंपेयर टू जो बड़े प्लांट्स दुनिया भर में लगते हैं गीगावाट्स के, मैं हमेशा इसमें ज्यादा फेवर करता था डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में, बिकॉज इसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बनती है, इसमें आपकी लोकल कहते हैं ना, आपकी सर्विसेज ज्यादा बेहतर बनती हैं, आपके स्किल ज्यादा बनते हैं। अब देखें 4 गीगावाट से 5 गीगावाट तो आपके ट्यूबवेल्स में चला गया, वहां पे तो कोई नेट मीटरिंग नहीं है। बट अगेन वो इसलिए हुआ बिकॉज जब यहाँ पे आपकी मार्केट बड़ी हुई, ज्यादा प्लेयर्स आ गए, आपके डायरेक्ट आप किसी अभी लाहौर में सोलर एक्सपो हुआ, 90 आपके तकरीबन 90 वहां पे इन्वर्टर वाले आए हुए थे, सारे पैनल वाले आए हुए थे। तो ये इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी ओवरऑल जहां सोलर लग रहा है, नॉट जस्ट नेट मीटरिंग, कॉस्ट कम होती जा रही है। और अभी बैटरीज की आपने बात की, देखें अब होएगा क्या इससे। देखें पर्सनली मैं प्रेफर करता, अगर चेंज करना था तो मेरे पास ज़रार साहब को अच्छा ना लगे, जो पुराने कस्टमर्स थे उनको आप पहले हटा देते और जो नए कस्टमर्स है उनको एक बेनिफिट देते, बिकॉज जिन लोगों ने सोलर लगा लिया है उनके लिए बैटरी कॉस्ट नॉमिनल है, तो उनका जो पे बैक सिर्फ बैटरी के इन्वेस्टमेंट पे आएगा वो भी 1 से 1.5 साल आएगा। वर्सेस जो अब जो पूरा हाइब्रिड सिस्टम लगाएंगे उनका पे बैक जो 1.25 साल का था वो 3 साल तक चला जाएगा। और ये आज की कॉस्ट से है। देखिए जिस तरह सोलर की प्राइस, बैटरी की प्राइस गिर रही है और लोकल आपकी ज्यादा सप्लाईज आ रही है, ये पे बैक भी आपका नीचे चले जाएगा, बिकॉज इनोवेशन एक होती है ना टेक्नोलॉजी की, और ये हो रही है मार्केट में। तो नए कस्टमर्स तो नए, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो अनफॉर्चुनेटली आएगा वो फिर से वापस ग्रिड की प्राइसेस पे आएगा। बिकॉज जैसे सुलेमान साहब एक हमें यहाँ पे एक वक्फा लेना है, तो जरा ऐसी पॉइंट को हम समझने जाएंगे कि इतना काम किया लेकिन फिर भी इम्पैक्ट ग्रिड प्राइसेस पर क्यों, एक वक्फे के बाद।
हम बात कर रहे हैं हमारी एनर्जी की जो प्राइसेस हैं, सोलर की प्राइसेस हैं, उस पर एक कंट्रोवर्सी है, काफ़ी तनकीद सामने आ रही है। सुलेमान रहमान है, सोलर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सुलेमान, ये बताइएगा, आप ब्रेक से पहले भी आप बात कर रहे थे कि ये जो पॉलिसी की तब्दीली हुई है, जो रेट की तब्दीली हुई है नेट मीटरिंग के हवाले से, आपने कहा कि इसका इम्पैक्ट ग्रिड पर आएगा। ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, व्हाट डू यू मीन? ठीक है, अब आप देखें हो क्या रहा है। अभी जो कंज्यूमर्स, पहले ले लेते जो कंज्यूमर्स जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस में, ठीक है, ओवर टाइम ये तकरीबन ये जो नेपरा की रिपोर्ट है और जो सब कह रहे हैं, तकरीबन ये 6 टेरावाट आवर्स नेट मीटर करते हैं। जैसे इनके लाइसेंसेस खत्म होंगे, ये सारे इनके लिए, जैसे मैंने समझाया, सिर्फ इनको थोड़ी सी बैटरी की कॉस्ट डालनी पड़ेगी और उसको रिकवर करने के अपनी पीक टाइम कर लेंगे, तो ये कस्टमर तो वापस ग्रिड पे जा नहीं रहे, ठीक है। और फिर क्योंकि बैटरी की प्राइस बढ़ जाएगी, जो वो बाद में ग्रिड से ले भी रहे थे, बिकॉज मैंने आपको बताया कि देखिए जिनके पास सोलर लगा हुआ है, उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो ग्रिड यूज नहीं करे, वो ग्रिड भी यूज करे थे पीक टाइम में, वो भी उनका खत्म हो जाएगा। और सेकंड, जो नए कंज्यूमर्स आ रहे हैं, वो डायरेक्टली आपके डे 1 से ग्रिड की यूसेज कम कर रहे हैं। उससे फिर जो नेक्स्ट चीज आएगी, जो नॉर्मली होते हैं, जो आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, आपकी बैटरी प्राइसेस और कम होती जाएंगी, एक तो ग्लोबल वजह से, और पाकिस्तान की डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन चाइना। जिस तरह वो सस्ती होंगी, आपके और कंज्यूमर्स जो वैसी ग्रिड से ऑफ द इंडस्ट्री थी, वो भी ज्यादा बैटरीज यूज करना शुरू कर देंगी। तो ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट इज इन अ रॉक इन अ हार्ड प्लेस। ये अनफॉर्चुनेटली एनर्जी ट्रांजिशन का पार्ट है। अब ऑफ कोर्स पॉलिसी चेंजेस की जरूरत है, फॉर एग्जांपल होलसेल मार्केट आ जाए, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, बट ये देखिए हर चीज इकोनॉमिक से ड्राइव हो रही है और दुनिया भर में ये चीजें हो रही हैं। अच्छा, तो मैं आपकी बात अब तक की जो गुफ्तगू है, मैं उससे क्या ये नतीजा सही निकला है कि जो एतराज़ सामने आ रहा है नेट मीटरिंग के रेट्स चेंज होने से, वो वही वाली बात कि वो हमारी एफ्लुएंट क्लास जिनके घरों पे लगे हुए हैं या जो बिजनेस और इंडस्ट्री के लोग हैं, एतराज़ अभी वहाँ से आ रहा है। उसका एज सच हमारा जो ये सोलर रेवोल्यूशन है, क्वाइट रेवोल्यूशन, उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये एक नीजक रिएक्शन होता है, ये तो हर साल होता है तकरीबन इस टाइम पे, जब खबरें आ जाती हैं टैक्स लग रहा है, खबरें लगती हैं कि पॉलिसी हो रही है, ये होता है। लेकिन बात ये कंज्यूमर शिफ्ट कर लेता है, और आजकल वैसे ही कंज्यूमर ज्यादा रेवोल्यूशनरी, हर चीज पे वो खुद से चीजें करना चाहते हैं। ये एक नॉर्मल सेंटिमेंट है मुल्क में। तो सोलर में भी यही हो रहा है, कहते हैं ना कंज्यूमर फाइट्स बैक, ये हो रहा है। तो मैंने कहा ना टेक्नोलॉजी जिस तरफ जा रही है, और ये मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आप वहीं जा रहे हैं जहाँ एक तो हमें आदत हो गई थी फास्टर पेबैक्स की, कि 100% रिटर्न मिल रहा है आपको। अभी भी 3 साल पेबैक इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, इसमें ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ा लोग देखिए, बात ये लोगों ने नहीं लगाया ना, वो अब इसको बेंचमार्क करें ऑन ग्रिड की कॉस्ट के साथ। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में इतने साल से हूँ, और आप लोग भी इतने टाइम से शो करें, आपको भी पता है 2 साल पहले घर के सोलर की कॉस्ट 10 किलोवाट की 25-30 लाख पे जा चुकी थी। आज हाइब्रिड उससे सस्ता है। तो ये मेरे एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, क्योंकि लोग बेंचमार्क करते हैं कि यार मेरे रिश्तेदार ने तो इतने में लगाया था, तो यार मुझे भी इतने में चाहिए, मेरा पेबैक खराब हो रहा है। इसमें आई थिंक जस्ट थोड़ी सी टाइम की बात है। लोगों मैं फिगर्स देख रहा हूँ, 2,83,000 नेट मीटरिंग के कंज्यूमर्स हैं एग्जिस्टिंग, ठीक है ना? जी, आउट ऑफ पता नहीं लाखों, हाँ करोड़ों, हाँ 25 करोड़ में से। तो ये तो बहुत ही छोटा ग्रुप है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जैसे रेट्स ये रिवाइज कर रहे हैं, यू स्टिल थिंक कि लोग जाएंगे सोलर की तरफ, चाहे भले नेट मीटरिंग का जो भी हो रहा है? जिम्नी सवाल है इसके साथ जी। बिल्कुल जाएंगे। देखिए, और वो बैटरियां लेंगे एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स ऑफ ग्रिड। बिल्कुल लेंगे। देखिए, इस वक्त स्टार्टिंग में बैटरीज का वही कंसर्न आ रहा है जो 3-4 पहले सोलर का था। क्या हमें सर्विस वो मिलेगी, क्या कोई फॉल्ट्स आएंगे, तो लोग थोड़े घबराए हुए थे। अब यहाँ पे बैटरीज की भी उसी तरह इकोसिस्टम बन रहा है जिस तरह सोलर का बना हुआ था, तो लोग उस पर 100% जाएंगे। आज अगर सोलर आपको 1 साल का पे बैक है, दैट मीन्स आपको बिजली 2 रुपए की बन रही है, बैटरीज के साथ आपको 15-16 रुपए की पड़ जाएगी। वो फिर भी आपको सस्ती है, जो आपका पीक रेट 60 रुपए का पड़ता है। अच्छा, तो इट्स नॉट लाइक वो मेन। सुलेमान साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आजकल बैटरी की पोजीशन? जैसे आपने कहा ना कि सोलर पैनल सस्ते हो गए हैं इस वक्त, जो जिस किस्म की बैटरीज में ख्याल लिथियम बैटरीज चाहिए होती हैं इसके लिए, मतलब रफली क्या है अगर कोई अपने सिस्टम के साथ सोलर बैटरी लगाना चाहे, कितना इजाफी खर्चा होगा रफली? 5 kV 10 kV, लेट्स से 10 kV। हाँ 10 kV चले अगर आपका 10 किलोवाट का सिस्टम लगा, आपका लेट से आज लगा हुआ है, आपने उसमें क्या करना है, आपने छोटा
10 किलोवाट नहीं, आप उसमें एक छोटा हाइब्रिड इन्वर्टर लगा देंगे 5 किलोवाट का, और आप साथ में लगा देंगे तकरीबन 10 किलोवाट आवर की बैटरी, जो आपका पीक लोड केटर कर लेगा। उसकी कॉस्ट आपको 5 से 6 लाख है सिर्फ। ओके, तो मतलब आधा कॉस्ट जितना आपके सिस्टम का है। लेकिन ये आपने कहा ये हाइब्रिड है, ये ऑफ ग्रिड नहीं है, राइट? नहीं, ये हाइब्रिड नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनका सोलर लगा हुआ है, जिसमें मैं सोलर की कॉस्ट को निकाल रहा हूँ। मैं सिर्फ ऑगमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बैटरीज के ऊपर। मतलब कि घूम फिर के एफ्लुएंट क्लास के लिए है ना। हाँ, ये ऑप्शन भी, मतलब हालांकि सुलेमान काफी ही इज मेकिंग अ केस कि नहीं बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द नहीं, मैं सिर्फ ये बैटरी मैं ये रिडक्शन की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ बैटरी, ये अफोर्डेबिलिटी ओवरऑल तो बिल्कुल आई एग्री जी। नहीं, मैं आपको बताऊं इसका फर्क क्या आएगा बाकी लोगों पे। जब आपकी बैटरी इतना सस्ती होंगी ना, जहाँ रूरल एरियाज में आज वो एक छोटे लेड एसिड की बैटरी लगा रहे हैं, जब यही प्राइस बैटरीज की, देखिए जो मैंने आपको प्राइस लगाई है उसमें सबसे महंगा कंपोनेंट आपका हाइब्रिड इन्वर्टर का है। बैटरी की कॉस्ट उसमें 2 से 3 लाख है। यही कॉस्ट जिस तरह सोलर पैनल गिरे, कल को ये 1 लाख की हो जाएगी। तो जब यही बैटरीज आपके रूरल एरिया में जाएंगी, उनको ना लेड एसिड का इश्यू ना रिप्लेसमेंट है, उनको भी बेनिफिट जाएगा। तो ये बेनिफिट तो पूरी आपकी कहते हैं ना इकोनॉमी के अंदर जाएगा। सही है, ट्रिकल डाउन करेगा, फैलेगा, ट्रिकल डाउन डेफिनेटली करेगा। ट्रिकल डाउन, ट्रिकल ऑन द साइड्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि ओके, सॉरी सुलेमान रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन किया जी। तो ये हाँ, तो ये मतलब आपने कभी सोचा नहीं, आप खामोश बैठे रहे, ये सोलर का हाइब्रिड का क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, ये बहुत चल रहा है, बताएं यार। अच्छा, आप उस सोच में पड़ गए। हाइब्रिड मुझे खुद हर चीज हाइब्रिड है, हुकूमत से लेकर गाड़ी हाइब्रिड, बिजली हाइब्रिड, निजाम हाइब्रिड, कुछ तो मुझे बंदे भी हाइब्रिड लगते हैं। अच्छा, हाँ, वो भी है, ठीक है, जिसकी जो मर्जी, जिसकी जो मर्जी। लेकिन अगेन जैसे इन्होंने कहा कि आप जिनको बोतल में वापस नहीं डाल सकते, लेकिन बोतल को थोड़ा सा तंग करने की मेरे ख्याल कोशिश की जा रही है। बोतल टूट जाती है। हाँ, बोतल टूट जाती है। बट अगेन मीन अ लॉट डिपेंड्स के फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज क्या आएंगी। देखें, सोलर पैनल्स तो अब एफिशिएंट से एफिशिएंट ही होते जा रहे हैं ना, और मैंने कुछ तो बहुत इनोवेटिव चीजें देखी हैं, एंड आई थिंक ये शायद भारत की मिसाल है कि जो ये कनाल बना रहे होते हैं ना आपाशी के लिए, इरिगेशन के, अच्छा उसका एक मसला होता है कि यार इवेपोरेशन बहुत होती है, तो पूरे कनाल के ऊपर ना एज अ शेड सोलर पैनल्स लगे, फ्लोटिंग। हमारे यहाँ भी बन रहा है। हाँ, अच्छा, ये हाल ही में मैंने सुना कि फ्लोटिंग सोलर पार्क बन रहा है, बहुत अच्छा। सब ये एफसी और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। इकोनॉमी स्टेट को ड्राइव करती है, स्टेट इकोनॉमी को ड्राइव करती है? अच्छा सवाल है। पहले मुर्गी आई या अंडा? नहीं, ये बिल्कुल इतना ही मुश्किल सवाल, इतना ही उसी कैटेगरी। मेरा ख्याल है कि स्टेट इकोनॉमी जो है वो स्टेट को ड्राइव करती है। स्टेट जितनी भी हाथ पैर चला ले इकोनॉमी। मेरा ख्याल है, आपने कभी देखा है जब आपके छोटे बच्चे को ना एक मतलब गाड़ी चल नहीं रही होती, आप उसको स्टीयरिंग व्हील पकड़ा देते हो कि बेटा गाड़ी चलाओ, प्रिटेंड तो वो यही कर रहा है, इकोनॉमी को ड्राइव करती है। वो समझ तो यही रहा होता है कि मैं चला रहा हूँ गाड़ी को, मैं चला रहा हूँ। अगर वाकई ऐसा ही है तो ये तो अच्छी खबर है। बेशक। चलें, तो सोलर पैनल्स पे आज इतना ही। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।